रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है हमारा ये, और एरर के क्वेश्चन का हमारा एएस लेवल में एरर एंड सस्पेंस के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 17-22 का सवाल है ये, अक्टूबर नवंबर 17-22 का क्वेश्चन है, और मेरी बुक का भी लास्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 251। तो कहते हैं जी, रॉस अ सोल ट्रेडर ओन्स अ बिजनेस सेलिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट, ही प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च व्हिच कंटेन्स एरर्स। इनकम स्टेटमेंट बनी हुई लेकिन उसमें एरर्स हैं, गलतियां हैं। देखिए रेवेन्यू में से उसने रिटर्न आउटवर्ड माइनस किया हुआ, जबकि रेवेन्यू में से आप सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, उसने रिटर्न आउटवर्ड माइनस किया हुआ, व्हिच इज रॉन्ग। रिटर्न आउटवर्ड तो परचेज में से माइनस करता है, करने हैं आप। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर आप देखें तो हमें सरमत क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री नीचे माइनस की हुई और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऊपर दी हुई है, उल्ट दे दी है। ओपनिंग इन्वेंट्री नीचे है, वो माइनस की हुई, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड की हुई परचेज में, ये भी गलत है। कैरेज आउटवर्ड तो परचेज में ऐड नहीं होता, कैरेज इनवर्ड परचेज में ऐड होता है। कैरेज आउटवर्ड तो एक्सपेंसेस में लिखते हैं आप, वो भी गलत है। लेस एक्सपेंसेस में देखिए प्रॉपर्टी रेंटल पेड दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड्स ये लिखी हुई जो कि सेल्स में से आपने माइनस करनी थी, वो नीचे लिखी हुई है। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका, कैरेज इनवर्ड परचेज में ऐड करते हैं, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस में लिखते हैं आप। रिटर्न इनवर्ड तो हम सेल्स में से माइनस करेंगे, वो सेल्स रिटर्न है। ड्राइंग्स तो यहाँ आती ही है, हीटिंग एंड लाइटिंग है, ट्रैवल एक्सपेंस है और जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए। शॉप फिटिंग्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है 3320 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है पिछले सालों की डेप्रिसिएशन मिला के अमाउंट दी हुई है 3320। इसमें इस साल की डेप्रिसिएशन भी शामिल है और पिछले सालों की भी शामिल है। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ करंट ईयर डेप्रिसिएशन आती है इस साल की, जबकि उसने टोटल डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दी है, गलत है। जो The following notes also need to be taken into account when correcting the income statement. Revenue includes goods sent on sales or return basis to a customer who has not yet accepted the goods. The goods cost 2500 and had been invoiced for 4000. आपको पता है सेल्स और रिटर्न बेसिस की हम कोई एंट्री पास नहीं करते। सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है चीजें नहीं सेल हुई, उनकी रिवर्स एंट्रीज आपको पास करनी पड़ती है। तो इसकी रिवर्स एंट्रीज हम पास करेंगे, वो क्या होंगी? सेल की एंट्री हम पास करते हैं रोहान, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, इसकी एंट्री पास करेंगे सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, रिवर्स एंट्री इतने से 4000 से एंट्री पास होगी। सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल की हम रिवर्स कर देंगे अपनी एंट्री को, करनी थी ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, हमने कर दी हुई है ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स जो कि गलत है। अब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे सेल्स रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है कि आपने जो सेल्स की एंट्री पास की हुई है वो असल में सेल्स की एंट्री हुई ही नहीं, हम उसे कैंसिल आउट करते हैं, आपने गलती से एंट्री पास कर दी। सेल्स रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है कि आपने चीजें भेजी हैं इस शर्त पर कि अगर अगले को पसंद आएंगी और वो कहेगा तो एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हमने फिर भी एंट्री पास कर दी तो उसको हमें रिवर्स आउट करना पड़ेगा, जिसकी एंट्री होगी सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री में 2500 ऐड कर लेंगे, जो आपने गलती से ये समझ लिया हुआ था कि ये बिक गई है, ये सेल नहीं हुई, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी दोबारा बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल में से 2500 माइनस कर देंगे। एक एंट्री पास होगी सेल प्राइस से जो कि 4000 से होगी, और एक एंट्री पास होगी कॉस्ट प्राइस से जो कि 2500 की आपको दी गई। तो एक एंट्री होगी सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल और एक होगी 2500 से क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। और सेल्स की बेसिकली एंट्रीज होती ही दो हैं ए लेवल से, एक कॉस्ट प्राइस से एक सेल प्राइस से, दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा आपको इस सवाल के अंदर। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1490 हैड बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऊपर जो आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी थी, असल में आपने 1490 यहाँ रिकॉर्ड करनी थी, आपने 1490 इसमें ऐड की हुई है, लेकिन यहाँ कितनी लिख दी गई है 3320 टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स आल्सो। तो ये गलत रिकॉर्ड किया आपने 3320, इसकी जगह आपने कितना लिखना था 1490। इसकी आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, बस यही पॉइंट है कि आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1490 लिखना था, जबकि आपने लिखा हुआ है 3320 व्हिच इज रॉन्ग। A prepayment of 1160 for property rental paid had been incorrectly entered in the books of account as an accrual. आपने प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री पास करनी थी, आपने एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री पास कर दी, यानी कि 1160 से, यानी कि आपने करेक्ट एंट्री इसकी पास करनी थी बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंटल डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, रेंटल एक्सपेंस क्रेडिट कितने से 1160 से। आपने प्रीपेड रेंट की एंट्री पास करने की बजाय, रेंट एक्सपेंस में से इसको माइनस करने की बजाय आपने गलती से एक्रूअल की एंट्री पास कर दी, यानी इसको आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, रेंटल एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड रेंटल
क्रेडिट, यानी एसेट की एंट्री करने की बजाय आपने लाइबिलिटी की एंट्री पास कर दी। हमने ये रेंट जो है वो अभी पे करना है, जबकि ये हमारा प्रीपेड था जो हम पहले से एडवांस में अदा कर चुके थे। इसको हमने एक्रूड रेंटल के तौर पर ट्रीट कर लिया, व्हिच वाज कंप्लीटली रॉन्ग। हमने पूरी एंट्री उलट पास कर दी कि प्रीपेड की जगह आपने रेंट एक्रूड रेंटल रिकॉर्ड कर दिया। अब एक्रूड रेंट को गलत क्रेडिट किया है, इसे उतनी अमाउंट से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे एक्रूड रेंटल को। कितने से, 1160 से। प्रीपेड रेंट को रिकॉर्ड नहीं किया, एसेट है ना आपका, जिस साइट पे रिकॉर्ड करना था उस साइट पे रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रीपेड रेंटल को आपके एसेट साइट पे रिकॉर्ड हो जाएगा 1160, और रेंट एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे, एक दफा गलती दूर करने के लिए रेंटल एक्सपेंस को, और एक दफा रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो डबल अमाउंट से होगा, यानी 2320 से क्रेडिट हो जाएगा आपका रेंट एक्सपेंस। मैं दोबारा बताता हूं, आपने पूरी एंट्री पास करनी थी प्रीपेड रेंट टू रेंट एक्सपेंस, आपने कर दी रेंट एक्सपेंस टू एक्रूड रेंट। तो सबसे पहले गलती को दूर करेंगे, एक्रूड रेंट को गलत क्रेडिट किया उसे डेबिट कर देंगे, प्रीपेड रेंट को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। रेंट एक्सपेंस भी गलत है, उसे डेबिट गलत किया था, पहले क्रेडिट करेंगे गलती दूर करने के लिए, फिर दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट डबल अमाउंट से करेंगे। रेंट एक्सपेंस डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, 2320 से क्रेडिट होगा आपका। तो ये एंट्री मैंने पास कर दी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री थी और डिफिकल्ट भी थी, ताकि हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है जी। कस्टमर ओइंग 1250 हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो गया और हमने बैड डेट्स की एंट्री तक पास नहीं की भी, तो हम इसमें बैड डेट्स की एंट्री पास कर देंगे, और बैड डेट्स की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैड डेट्स डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। बैड डेट्स डेबिट कर देंगे 1250 से, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे 1250 से, यानी उसमें से ट्रेड रिसीवेबल में से आपको माइनस करना पड़ेगा। ये मैंने एंट्रीज पास कर दी है, और अब हमने क्या बनानी है, आपको इनकम स्टेटमेंट भी दोबारा बनानी है, और उसके बाद आपको बैलेंस शीट भी इस सवाल में दोबारा बनानी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में कहा हुआ है। ये मिटा रहा हूं कि मुझे यहाँ इनकम स्टेटमेंट डेवलप करनी है, इसलिए मैंने मिटाया जी। नहीं, वो नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली उसने ये कहा है कि डेप्रिसिएशन जो हमारी है 1490 की है, जो कि ऊपर रिकॉर्ड हो चुकी है, उसमें गलत कुछ नहीं है ना। आपने जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लिखी वो नहीं लिखनी थी, आपने उसके बाद 1490 लिखना था। अब आप 1490 जब लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3320 वहां आनी नहीं है, वो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में से माइनस होगी, वो टोटल डेप्रिसिएशन, वो यहाँ वहां नहीं आनी, वो माइनस होनी है नॉन करंट एसेट में। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल करते हैं, जी बिल्कुल करेक्टेड प्रॉफिट करना है, लेकिन हम पूरी इनकम से दोबारा बना रहे हैं, हम प्रॉफिट करेक्ट नहीं कर रहे, इसमें सारा कुछ दोबारा कर रहे हैं। तो रेवेन्यू में कितना दिया हुआ था, रेवेन्यू अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो वो हमें दिया हुआ है कितने का, 96520 का। तो बेटा जरा देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 96520 में से माइनस कर देंगे 4000। सर कौन सा, जो सेल्स और रिटर्न बेसिस के लिए आपने चीजें भेजी थी, असल में तो वो सेल हुई नहीं, वो सेल आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 92520, और उसमें से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड भी माइनस करेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड के नाम से 1240, वो आपको ऊपर सेल में से माइनस करना पड़ेगा। रिटर्न इनवर्ड आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1240, माइनस करें कितना आता है आपका, आपके पास नेट सेल्स की अमाउंट आ जाएगी कितनी, 91280। इसमें से हमने लेस करनी है बेटा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें से हम माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल में आपको पता है सबसे पहले आपकी क्या आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें अनस, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में नीचे दी हुई, वो गलत है। ओपनिंग इन्वेंट्री नीचे दी हुई है 21640 की, उसको मैं ऊपर लिखूंगा उसकी असल जगह पे 21640। इसमें मैं ऐड कर लूंगा बेटा परचेजेस, परचेजेस में जी बिल्कुल, परचेजेस में कैरेज इनवर्ड ऐड होता है और परचेजेस रिटर्न माइनस होती है। तो परचेजेस आपको क्वेश्चन में दी हुई है, अगर आप देखें वो दी हुई है आपको 38950 की, उसमें कैरेज इनवर्ड कोई है नहीं, वरना मैं ऐड करता, लेकिन परचेज रिटर्न तो है ना, वो आपको माइनस करनी पड़ेगी 440। तो 38950 में से माइनस करूंगा 440 और फिर लिखूंगा परचेजेस। जी कितनी आती है,
38,510। इसमें से बेटा लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी पॉइंट है इसके अंदर। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपको ऊपर दी हुई है क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट के अंदर बना के, वो है 23400 की। लेकिन इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री वो वाली भी आपको शामिल करनी पड़ेगी जो आपने कंसीडर कर ली कि वो बिक गई है लेकिन असल में बिकी नहीं है, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ डेबिट नहीं कर रहा मैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी कितने से, 2500 से। वो आपका एसेट इंक्रीज कर जाएगा या क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज कर देगी। यहाँ पे तो माइनस ही होगी, माइनस कर देंगे इसमें से कितना हम, 25900। सही है, माइनस करें, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आती है, 34250। उसको हम माइनस कर देंगे 91280 में से, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 57030। जब आपके पास बेटा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस कर देंगे अपने एक्सपेंसेस, हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, कोई बात नहीं, एडजस्ट करें इसको। तो लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि वो मुझसे मिस ना हो जाए। कैरेज आउटवर्ड देखिए ऊपर लिखा हुआ है आपका, कैरेज आउटवर्ड आपने परचेजेस में ऐड किया हुआ था, वो एक्सपेंसेस में आना था। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस में मैं लिखूंगा कितना, 1090 का मुझे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा कैरेज आउटवर्ड 1090 का, जो कि गलती से आपने ऊपर ऐड कर दिया हुआ था, मैं इसको नीचे जाके एडजस्ट करूंगा। 1090 प्रॉपर्टी रेंटल पेड है 16240 का, उसको फिर मैं रिकॉर्ड करता हूं, उसमें भी एडजस्टमेंट है। प्रॉपर्टी रेंटल पेड है आपका कितने का, 162। इसमें से बेटा माइनस कर देंगे 2320। क्यों सर, क्योंकि देखिए वो रेंट एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज करना है आपने। ये जो रेंट एक्सपेंस 2320 से डिक्रीज हो रहा है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये देखें रेंटल एक्सपेंस आपने क्रेडिट किया 2320 से, क्रेडिट का मतलब एक्सपेंस को कम करना है आपने, तो 2320 आपको रेंटल एक्सपेंस में से माइनस करना पड़ेगा। इसको दूसरे किस में समझ लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस था, प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस में से माइनस करते हैं, आपने माइनस नहीं किया बल्कि ऐड कर दिया, आपको डबल अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको। कितना आता है जी, 13924 जी, 13920 आपका जाएगा, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे देखते हैं और हमारे एक्सपेंसेस कौन से हैं। उसके बाद आपका हीटिंग एंड लाइटिंग है 1940 का, बट इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, एज इट इज आप लिखेंगे इसको। कितना है जी, 1940 का। उसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाएंगे जी जनरल एक्सपेंसेस, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, सॉरी ट्रैवल एक्सपेंस, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, 2060 की लिख लेंगे हम, वो आपके आ जाएंगे 2060। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, ट्रैवल एक्सपेंस के बाद आपका है जनरल एक्सपेंसेस 6690, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। सर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी जो एडजस्टमेंट है जो आपने रेक्टिफाई एंट्री पास की हुई है उसका कोई भी इफेक्ट जनरल एक्सपेंसेस पर नहीं पड़ रहा। 6690 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि जो हमने एंट्रीज पास की उसमें ये इफेक्ट ही नहीं हो रहा। फिर डेप्रिसिएशन और शॉप फिक्सचर फिटिंग्स आ जाएगी आपकी कितनी, 3320 नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आपको रिकॉर्ड करेंगे जो असल में डेप्रिसिएशन इस साल की हुई है, और इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है 1490, वो आप रिकॉर्ड करेंगे, वो आपका डेप्रिसिएशन के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी 1490 से, वो आप देख सकते हैं। वो 1490 की यहाँ लिखी हुई, ये रही 1490 की, वो आपने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं और कुछ चीज आनी है, बिल्कुल बैड डेट्स आने हैं आपकी, क्योंकि बैड डेट्स भी आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे, वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे, और वो कितने के आ जाएंगे 1250 के आपके आ जाएंगे बैड डेट्स, जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे। इसका टोटल कर लेंगे हम, एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा, वो माइनस कर देंगे, आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा जी। नए टोटल कितना आता है, नहीं चेक करें दोबारा, 28440 माइनस करें कितना आता है जी,
जी ठीक है, उसका आपका आ जाएगा जी 27810, उसको माइनस कर दें, कितना आ रहा है प्रॉफिट? ये तो गलत है, इतना नहीं आता। सर वही आ रहा है क्या 28,440, वही मैं कह रहा था कि 13 to 90, 13,920 ये वाला, बॉस। हाँ जी, प्रॉपर्टी रेंटल पे। अच्छा 13,920, ये आपका आ जाएगा जी 28,440, प्रॉफिट कितना आ रहा है जी? 28,590। और सही, 28,590 आपका प्रॉफिट हमने कर लिया। तो ये हमने करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना ली है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, करेक्टेड बैलेंस शीट भी बना लिया, क्योंकि बैलेंस शीट को भी आपने करेक्ट करना है। तो वो कहाँ है वो मैं दिखाता हूँ आपको, उसने क्वेश्चन में वो कहा हुआ है, तो हमें उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं जिसने क्वेश्चन में हमें कहाँ पे करेक्टेड बैलेंस शीट का कहा हुआ है, क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन के ऊपर नीचे चलते हैं आगे, प्रिपेयर द करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना ली, उसके बाद डेटा दिया हुआ आपको अक्टूबर 17-22 का सवाल है हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। रॉस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट 31 मार्च 2017। एक्रूअल दिए हुए, बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, शॉप फिटिंग्स एट कॉस्ट दी हुई है, प्री पेमेंट्स है, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवर भी दिए हुए हैं। नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड टू एनी ऑफ दीस बैलेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एरर डिस्कवर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट और नोट्स फ्रॉम 1 to 4 ऑन पेज 2। तो पिछले चारों एरर्स हमने किए हैं, उसकी एडजस्टमेंट हमने बैलेंस शीट में अभी तक इन अमाउंट्स में नहीं की, वो भी करनी है आपने। उसके अलावा कहता है कि रॉस ने मजीद कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया है, 3,000 रुपए का कैपिटल बिजनेस में और लगाया है, जिसकी बेटा हम एंट्री क्या पास करेंगे, आपका बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा और आपका कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक डेबिट हो जाएगा आपका और कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा, कितने से? 3,000 से। देखिए जब 3,000 से बैंक आपका बढ़ जाएगा तो कुतुब उसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म होकर पॉजिटिव हो जाएगा। सर वो कैसे? देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ कितना, 2610 का। जब बैंक आपका 3,000 से बढ़ जाएगा क्योंकि कैपिटल मजीद इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस के अंदर, तो आपका ये बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 इसमें ऐड जब होगा तो आपका ऑटोमेटिकली वो कैश इन हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा ओवरड्राफ्ट, वो 390 पॉजिटिव आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर वो कहता है 1/2 ऑफ द बैंक लोन जो है इज रीपेबल इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च। 1/2 ऑफ द बैंक लोन है जी, क्या होता है जी कि 1/2 ऑफ द बैंक लोन जो है वो आपका करंट लायबिलिटी में लिखेंगे और बाकी जो आधा है वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 आपने अगले साल पे करना है, आधा आपने उससे अगले साल पे करना है। ठीक है जी, तो हम इसको जो है वो देख लेते हैं। और अब हमने इसकी बनानी क्या है, उसने क्वेश्चन प्रिपेयर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमने इसकी बनानी है इस डाटा के हिसाब से। तो हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हम बनाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको डेवलप करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम डेवलप करते हैं, ये 3 कॉलम हम बना लेते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट में 3 कॉलम हम बनाते हैं, एसेट्स की वैल्यू भी लिख सकें। और स्टार्ट हम बैलेंस शीट किससे करते हैं बेटा? नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट में हमारे पास एक ही नॉन करंट एसेट दिया हुआ सवाल में, और वो क्या है हमारी शॉप फिटिंग्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉप फिटिंग्स एज नॉन करंट एसेट। सबसे पहले हम इसी को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब शॉप फिटिंग्स की कॉस्ट हमें दी हुई है, वो हमें अभी जो डाटा दिया है उसमें दी हुई है। शॉप फिटिंग्स की कॉस्ट कितनी है बेटा? वो दी हुई 111930। तो शॉप फिटिंग्स में लिख लूंगा, कॉस्ट उसकी कितनी आ जाएगी 111930। इसमें से जो डेप्रिसिएशन है वो मैं माइनस कर दूंगा, टोटल डेप्रिसिएशन माइनस होगी, 1490 माइनस नहीं होगी। टोटल डेप्रिसिएशन जो पीछे दी हुई है कहाँ पे देखें, वो उसने दी हुई है डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट के अंदर, शॉप फिटिंग्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल 3320, ये माइनस करनी। यहाँ तो गलत लिखी हुई है ना, असल में ये बैलेंस शीट में जाके माइनस करनी थी आपने। बैलेंस शीट में जाके हम माइनस करेंगे 3320, तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? 8610। हाँ जी, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8610। उसके बाद हमारे आ जाएंगे इसके बाद करंट एसेट्स, तो हमने
रिकॉर्ड करते हैं। और करंट एसेट्स में सबसे पहले आपको पता अभी क्या आ जाती है इन्वेंट्री, और याद रखिएगा इन्वेंट्री की वैल्यू जो दी हुई है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, इन्वेंट्री की वैल्यू वो रिकॉर्ड करेंगे जो कि आपने नहीं निकाली है, और वो है 25900, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू में चेंज आया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज कर गई है, कितने से इंक्रीज हुई है, कितने से 2500 से, तो हमने 25900 इन्वेंट्री लिखनी है रादर देन कोई और अमाउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है जी, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हम देखते हैं हमें कितने के दिए हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमें दिए हुए, हमें वापस जाना पड़ेगा अपने डाटा पे जो हमने जहां से हम देख रहे थे। तो ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हमें कितने के 12870। इस 12870 में यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको समझाना है। 12870 में से बेटा माइनस कर देंगे हम क्या भला, बैड डेट्स जो है कितने के हैं वो 1250, कितना आपके पास आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 11620। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, इसको जरा गौर कर लीजिएगा। क्वेश्चन में गलती एग्जामिनर ने गलती की हुई है। अब आप यू मस्ट हैव दिस क्वेश्चन इनटू माइंड के सर आपको कैसे पता है, उसका भी जवाब दे देता हूँ। क्वेश्चन में गलती ये है कि ट्रेड रिसीवेबल में से हमें असूली तौर पर ये अमाउंट भी तो माइनस करनी चाहिए ना 4000 में, क्योंकि जो सेल्स और रिटर्न बेसिस की अमाउंट है उसके 4 इफेक्ट्स हैं। एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 2500 ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर भी, कॉस्ट ऑफ सेल में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखेंगे वो 2500 ऐड करके लेंगे, सेल्स में से 4000 माइनस कर देंगे, मैंने किया है, और ट्रेड रिसीवेबल से भी 4000 माइनस होता है, लेकिन उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल 4000 माइनस नहीं किया। अगर आप माइनस करते हो तो आपकी बैलेंस शीट बराबर नहीं आएगी। मैंने जब पहले दफा क्वेश्चन नहीं कराया था तो मैंने माइनस करके किया था, तो आपको गलत हो गया। अच्छा, अब जब 4000 माइनस क्यों नहीं किया उसने, वो क्या सोच रहा है उसको जरा गौर कीजिएगा। उसने ये सोचा है इसके ऊपर कि उसने यहाँ पे क्या लिखा है, रेवेन्यू इंक्लूड्स गुड्स सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर, यानी सिर्फ रेवेन्यू में 4000 ऐड हुआ है, ट्रेड रिसीव में 4000 ऐड नहीं हुआ है, वो हम माइनस कर चुके हैं, ये वो अज्यूम कर रहे हैं, जबकि assumption उसकी सही नहीं है, क्योंकि काउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। अगर रेवेन्यू में से इंक्लूड है उसका मतलब है ट्रेड रिसीव में भी इंक्लूड है। अब मुझे कैसे पता है कि उसने यहाँ पर ये assumption ली है, क्योंकि अगले सालों में अभी 1920 के अंदर सेल्स और रिटर्न बेसिस का पॉइंट हर चैप्टर के अंदर ऐड होके आता है, उसके अंदर उसने 4 इफेक्ट पूरे के पूरे किए हुए हैं सेम स्टेटमेंट के साथ। सेम स्टेटमेंट के साथ कितने इफेक्ट किए हुए, 4। या नहीं कर सकते हम, या करेंगे तो बैलेंस शीट बराबर नहीं आएगी, लेकिन पेपर में आपने 4 ही करने हैं, क्योंकि अभी हम सवाल आगे करेंगे इस चैप्टर में नहीं, कंपनी के अंदर इसमें ये पॉइंट आएगा और सेम स्टेटमेंट की होगी और हम 4 इफेक्ट करके ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उससे गलती हो गई और आगे से उसने भी गलती ठीक भी की, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे जी इसके अंदर अदर रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मेरा ख्याल है कि दिए हुए क्वेश्चन में शायद सॉरी प्री पेमेंट्स हैं, तो मैं एक मिनट आगे चले जाऊं। पहले सबसे पहले तो बेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा प्री पेमेंट्स हम लिखते हैं, ये मैं माइनस हटा देता हूँ। और प्री पेमेंट्स में हमारा क्या आएगा, प्री पेमेंट्स हमें कितने की दी हुई है, जो क्वेश्चन में दी हुई है पहले वो देखें। क्वेश्चन में प्री पेमेंट्स हमें दी हुई है 2080 की, इसमें हम ऐड कर देंगे प्री पेमेंट्स। सर कौन सी 1160 ऐड होना है, क्योंकि वो प्री पेमेंट डेबिट हो रही थी, वो एसेट भी है आपका, तो वो 1160 आपको ऐड करना पड़ेगा प्री पेमेंट्स के अंदर। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 1160, कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा जी 3240। उसके बाद आपका आ जाएगा जी बैंक, और बैंक आपका नेगेटिव था आपका, आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था आपका, कितने से, बैंक ओवरड्राफ्ट था आपका कितने से 2610 से, लेकिन बेटा 2610 में अब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कितना 3000, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में बन जाएगा और आपका बैंक पॉजिटिव में आ जाएगा कितना 390 का। तो ये 390 आपका बैंक पॉजिटिव में हो जाएगा। ये इसका टोटल कर लेंगे हम और आपके पास टोटल एसेट्स भी निकल आएंगे। ये आपका टोटल आता है 41150, ये वाला ना, इसमें ऐड कर लेंगे हम 49760 आपके आ जाएंगे टोटल एसेट्स। इस क्वेश्चन डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आसानी से आसान नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि जस्ट होकर आपकी बैलेंस शीट बन रही है। तो मैं नहीं कहता कि आप अगर पेपर में सवाल आ जाए तो 100% ठीक ही कर लें, लेकिन कम से कम आप प्रॉपर्ली सवाल पूरा अटेम्प्ट तो करके आए। उसकी वजह ये है कि बेटा ये बैंक की फिगर तो आपको पता चलनी बाद में, जब आप कैपिटल में ऐड करेंगे अमाउंट फिर आपको याद आएगा कि ये बैंक में भी तो ऐड करना था, फिर आप देखेंगे बैंक वो तो है ही नहीं, क्योंकि आपने तो बैंक लिखा ही नहीं होगा, वो तो ओवरड्राफ्ट था।
आप ओवरड्राफ्ट देखकर ही उसे कंसिडर कर लेंगे लायबिलिटी में आती है। एंड में जाके आपको दोबारा बैंक में ऐड करके यानी काट कर लिखना पड़ेगा। कोई भी लाइक बच्चा ऐसे ही किया होगा उसने, वरना क्या होगा, बैंक की अमाउंट गलत हो जाएगी तो कोई बात नहीं, एक नंबर ही कट जाएगा। लेकिन मैंने बताया आपको पता बाद में चलना है इसका सवाल करते हुए, जब आप पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसको स्टार्ट में पकड़ सकते हैं, कोई भी नहीं पकड़ सकता। सबसे पहले हमारा कैपिटल लायबिलिटीज में आपका आ जाएगा कैपिटल, और कैपिटल जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 10950, ये दिया हुआ है 10950। इसमें हम कैपिटल ऐड कर देंगे कितना, 3000 का जो आपने नया इन्वेस्ट किया है, 950 प्लस 3000 जो मजीद आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो कैपिटल आपका कितना आ जाएगा 13950 का। इसमें हम बेटा ऐड कर देंगे क्या बना हो जाएगा, और प्रॉफिट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, करेक्ट प्रॉफिट जो निकाला था वो लेंगे हम 28590 का, वो हम यहाँ ऐड कर देंगे जी 28590, और इसमें से हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग वाला पॉइंट बड़ा मुश्किल है, बच्चों को ड्राइंग मिलेंगे ही नहीं, ड्राइंग कहाँ दी हुई, क्योंकि आइटम सारे बैलेंस शीट के यहाँ दिए हुए हैं लेकिन ड्राइंग उसने पीछे दी हुई इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ये बच्चा ओमिट कर सकता है कि सर ड्राइंग्स थी ही नहीं क्योंकि वो पिछले पेज पे है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ड्राइंग्स उसने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर लिखी हुई ड्राइंग्स, जो कि आनी थी बैलेंस शीट में कितनी 8600 की, और अब मैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि रिकॉर्ड क्या करना है, माइनस करूंगा, क्योंकि ड्राइंग आपको पता है सब्ट्रैक्ट हो जाती है 8600, तो ये आपका कितना आ जाएगा जी 3940। कैपिटल आप जो एट द एंड है वो आपका आ जाएगा 33940। उसके बाद हमने क्या रिकॉर्ड करनी है, आपकी आ जाएगी जी बेटा नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटीज मैंने बताया था आपको बैंक लोन के नाम से दी हुई है, लेकिन आप बैंक लोन के नाम से नॉन करंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसमें अमाउंट कितनी लिखेंगे, हाफ। सर वजह, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है कि बैंक लोन जो आप पे करते हैं ना वो 1/2, आधा आप पे कर देते हैं अगले साल और बाकी आप पे करते हैं उससे अगले साल। तो बैंक लोन बेसिकली आपका क्या है, हाफ अमाउंट जो है 8290 की, सॉरी 8580 का आधा जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा और आधा करंट लायबिलिटी में आएगा। कितना आता है जी 4290, ये आपका आ जाएगा इधर 4290। नेक्स्ट आपकी क्या आ जाएंगी जी करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज जो है उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा कि आप करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ट्रेड पेबल्स लिखते हैं सबसे पहले हम, तो मैं भी यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड पेबल्स ही रिकॉर्ड करूंगा। ट्रेड पेबल में कोई एडजस्टमेंट होती है तो मैं वो भी रिकॉर्ड, लेकिन ट्रेड पेबल में ऐसा कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं है सवाल में। तो ट्रेड पेबल्स कितने के दिए हुए हैं 6440 के, तो ट्रेड पेबल में यहाँ पे इनर कॉलम में लिखूंगा 6440। बैक ओवरड्राफ्ट तो आना नहीं है, यहाँ पर बाकी क्या आ जाएंगे एक्रूअल्स। एक्रूअल्स का मतलब है वो अमाउंट्स जो आपने अभी तक पेबल्स में रखी है। एक्रूअल्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए 1960 के। अब यहाँ भी एक पॉइंट है 1960 में से आपको बेटा माइनस करना पड़ेगा 1160, वो एक्रूअल जो आपको कैंसिल आउट किया आपने। सर कहाँ, मैं समझाता हूँ अभी। ये देखें, ये एक्रूड रेंटल आपने डेबिट किया था बेटा, एक्रूड रेंटल हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी को जब आप डेबिट कर देंगे तो लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। एक्रूड रेंटल में से 1160 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एक्रूड रेंटल 1160 से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि आप बैलेंस शीट बनाते वक्त माइनस करेंगे। कितना आता है जी 800। उसके बाद आप लिखेंगे बैंक लोन, क्योंकि आपको पता है कि बैंक लोन भी जो है वो भी आधा करंट लायबिलिटी में आना है। वो कितना आ जाएगा आपका 4290। इसका हम टोटल कर लेंगे तो आपके पास ये करंट लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा, और इसका टोटल करें कितना आता है जी 11530। आप ग्रैंड टोटल कर लेंगे आप सबका, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 49760, विच इज द आंसर ऑफ द बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट आपस में क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने इनकम स्टेटमेंट को भी करेक्ट किया है, लास्ट क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर का, और हमने बैलेंस शीट को भी करेक्ट करके बनाया है, दोबारा से बनाया है। डाटा दिया हुआ था, उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी जिसकी हमने एंट्रीज पास की, उनको एडजस्ट किया। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में से मैंने क्लोजिंग इन्वेंटरी में 2500 ऐड करके लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल में से 1250 माइनस किया है, प्रीपेड अमाउंट प्री पेमेंट्स में 1160 ऐड किया और एक्रूड में से 1160 माइनस किया।
और बैंक लोन भी मैंने आधा करंट लायबिलिटी में लिखा और आधा नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा। याद रखिएगा ट्रेड डिसमिस 4000 माइनस होना है, इस सवाल में माइनस नहीं किया उसने, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग इन द मार्क स्कीम जो डेवलप हुआ था, सवाल गलत डेवलप हुआ था। तो ये मैंने आपको करा दिया, इसमें कोई मसला है तो पूछने को, तब समझ आ गई है आपको? जी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैंने इसकी इनकम स्टेटमेंट भी बनाई है, करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, और फिर बैलेंस शीट को भी हमने करेक्ट किया है। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एरर एंड सस्पेंस। तो अब हम अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। So final account अल्लाह हाफिज़।